हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस सेशन में डिस्कस करेंगे जीके जीएस के वो क्वेश्चन जो आपके सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे। यकीन मानिए साथियों, जिस तरह से एसएससी ने तीसरा सप्ताह का एग्जाम लेना शुरू किया है एमटीएस का, यानी 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और साथ ही आज 16 अक्टूबर है, यानी 16 अक्टूबरों का तीनों शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। तो ये सेशन साथियों जो हम आपके लिए केवल 55 क्वेश्चन रखने वाले हैं ना, इससे आपको ये आइडिया जरूर लगेगा कि आने वाले शिफ्टों में आपका किस तरह का सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए साथी, आज आपका 16 अक्टूबर हुआ था, तो पहला दूसरा शिफ्ट यानी 50 क्वेश्चन जो आपका दोनों शिफ्टों में अभी तक जीके जीएस क्वेश्चन पूछे गए, 50 क्वेश्चन में साथियों पूरे आपके 46 से 47 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सवाल ही पूछे जा रहे हैं, और जो कि आपका 3 से 4 सवाल थोड़ा सा डीप पूछ रहा है। तो आज की इस सेशन में साथियों हम वही 55 क्वेश्चन करेंगे जो आपके परीक्षा में आने वाले शिफ्टों में संभावित होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और 16 शिफ्टों का पूरा भी निचोड़ आज की सेशन में हम डिस्कस वो भी करेंगे जो कि आपको सही करने के लिए आपका 50 दिया जा रहा है। और एमटीएस का पैटर्न साथियों, पहले आपको मैथ और रीजनिंग देखने को मिलेगा, जो कि यदि आपका बेसिक क्लियर है तो आप बिल्कुल अच्छे से क्वालिफाइंग करेंगे, आपको एक भी % का दिक्कत नहीं आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। और यहाँ पे नोट पढ़िए आप लोग, रट्टा लगाने लेना यह जीके जीएस प्रश्न जो भी आने वाले आपका शिफ्ट होगा, या तो अक्टूबर के महीने में होगा या तो नवंबर के महीने में आपका एग्जाम होगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपको सबसे पहले ये बात ध्यान रखना है कि एमटीएस अब देखिए थोड़ा थोड़ा सा तो पैटर्न बदलता जा रहा है, तो हमें भी उसी तरह पैटर्न बदलना पड़ेगा। तो आज की सेशन पूरा आपका पैटर्न बदला हुआ सेशन, आज की सेशन में हम लोग क्लास में जो सवाल करेंगे डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को पता होगा डेली क्लास हम लोग की सुबह 8 बजे रहती है और दोपहर में 12:30 बजे और शाम को 6:30 बजे रहती है। अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े थे साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक दिया गया, आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज हम लोग का नया पैटर्न पे किस तरह का सवाल रखा गया आपके लिए। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वस्तु को जीएसटी से छूट प्राप्त है? तो साथी किस वस्तु को जीएसटी से छूट प्राप्त है? याद रखिए साथी, मानव उपभोग के लिए शराब। तो पहले का हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? सनवनी पादप जिनमें फल और फूल जैसे विशेष गुण होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो याद रखिए साथियों, यदि आपके पेपर में पादप सवाल आया और फल और फूल दिख गया उसमें, तो आप डायरेक्ट साथियों आवृत्ति विधि पर जाएंगे। वो सनवनी जिसमें साथियों क्या होता है, फल और फूल जैसे विशेष गुण होते हैं, फल भी होता है और फूल होते हैं, तो उन्हें साथियों आवृत्ति विधि कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? जो साथी आपका जब तक एग्जाम 30 सितंबर को हुआ था, फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को, फिर 7, 8, 9 हुआ, तो इन 5 दिनों में साथी आपका कभी भी नदियां से सवाल नहीं पूछा था। लेकिन तीसरा सप्ताह जब आपका एसएससी ने एमटीएस का पेपर लेना शुरू किया, तब हर शिफ्ट में नदियां सवाल पूछने शुरू कर दिया है। तो साथी कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की यदि हम बात करेंगे तो ये आपका पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, और ये कहाँ से? महाराष्ट्र के मतलब कि महाबलेश्वर से निकलने वाली नदी है, और साथ ही ये पुड़ा है। याद रखिए सहायक नदी पुड़ा नदी नहीं होती है कृष्णा नदी की। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो साथी भारत जो आपकी राजधानी कलकत्ता पहले थी, जो कि दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत की वायसराय की बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। जो ब्रिटिश साथी ने क्या किया था, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था, तो इसमें भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, धातुओं को पीटकर पतली धातु बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? तो धातुओं को पीटकर जो पतली धातु बनाने की क्षमता, याद रखिए तो आघात वर्धता बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पीठ से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? डायरेक्ट आज राज्य मंडल से आपके पेपर में अनुच्छेद से सवाल पूछा था। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पीठ से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में ऐसा है? तो अनुच्छेद 130 में है। तो सी ऑप्शन मेरे भाई आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या दिया है? जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो साथी जनगणना से भी हर शिफ्ट में सवाल आ रहे हैं आपके। तो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो वो है साथियों बिल्कुल सही केरल का है। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? लॉक कर देंगे। और नेक्स्ट नंबर पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 8,
1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में किसकी स्थापना की गई थी? तो साथी याद रखिए 1928 में जो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक की गई थी, जिसमें साथियों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की क्या हुई थी? गठन हुई थी, स्थापना हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्या आप बता सकते हैं साथियों कि दिल्ली का स्टेडियम फिरोज शाह कोटला था पहले, तो इसका अब नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? कोई ऐसे हमारे भाई हैं जो कि सॉल्व का राइट ऑप्शन देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए बताइए आप लोग क्या नाम रख दिया गया फिरोज शाह कोटला का जो दिल्ली में स्टेडियम है ना, वो बताइए। देखिए 9 नंबर, किस फसल को अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है? तो साथ ही किस फसल को अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है? तो सर ये मक्का को नहीं होती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10। मादा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा मच्छर के काटने से रोग एक ही होता है सर जी, डेंगू मलेरिया हो जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए और उम्मीद करूंगा इसमें का आपको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे और काफ़ी अच्छे से आप एक एक क्वेश्चन डीप जाके पढ़कर याद करेंगे। देखिए क्वेश्चन 11, भूत कोला एक आत्मा पूजा अनुष्ठान नृत्य किस राज्य का है? तो भूत कोला एक आत्मा पूजा अनुष्ठान है जो कि साथी याद रखिए कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? सोंगक्रान एक बौद्ध त्यौहार है, यह त्यौहार साथी किस महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है? तो साथी सोंगक्रान एक बौद्ध त्यौहार है जो कि साथी यह त्यौहार याद रखिए अप्रैल के महीनों में कई दिनों तक मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथी जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के है ना, ये संबंधित रखता है आपका पंचायतों के लिए चुनाव। जो पंचायतों के लिए चुनाव होता है ना, वो अनुच्छेद 243 में है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर स्पष्ट गति के साथ उत्तरी मैदान पर कमजोर हो जाता है। तो साथी ये आप अभी मनोमस्तिष्क में सवाल बैठा लेंगे। जो साथी भारत में अक्टूबर नवंबर के महीने के दौरान में जो सूर्य के दक्षिण की ओर स्पष्ट गति के साथ जो उत्तरी मैदानों पर जो आपका मानसून गर्त होता है ना, ये कमजोर होता है। कौन सा थी? मानसून गर्त क्या होता है? कमजोर होता है, वीक पड़ जाता है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए साथी अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? तो वुड्स डिस्पैच याद रखिएगा शिक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन ए मेरे भाई यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या दिया है? प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो साथ ही इस पे स्टार बनाएंगे और आप लोग इसको इम्पोर्टेंट में सवाल रखेंगे। तो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत सर जी 2014 में हो गई थी। तो यहाँ से डी ऑप्शन मेरे भाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट रहता है कि जितने भाई चैनल पे नए आ रहे तो वो सब्सक्राइब करके लाइक करना ना भूलें, और सबसे बड़ी बात है नोटिफिकेशन ऑन करें। यदि आपको आने वाले शिफ्टों में आपकी तैयारी है और आप अच्छे तरीके से और भी करना चाह रहे हैं, तो साथ ही आपको डेली क्लास हम जो देते हैं टाइमली, आपको ये सेशन लेने के लिए नोटिफिकेशन ऑन करने पर, और एक ही लाइक साथी हमें बहुत आप मोटिवेट करता है कि आप लोग के लिए हम कितना अधिक से अधिक लेवल का सवाल ला सकते हैं जो आपके पेपर में फंसाया जा सकता है सवाल। तो इसलिए चैनल पर नहीं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल को किस साहित्यिक भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है? तो राजा कृष्णदेव राय को शासनकाल के किस साहित्यिक भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है? तो साथी तेलुगु के। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है? यानी साथी ये आपका 55 क्वेश्चन तो हो रहे हैं, तो 55 × 3 कितना हो जाएगा? 55 35 165 हो जाएगा। 165 नंबर का आपका टेस्ट चल रहा है और आपका स्कोर कितना आएगा ये जरूर बताइएगा। 243 जी में जो साथी आपका अनुच्छेद 243 जी है ना, इसमें पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। 243 जी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस वर्णक की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस वर्णक की आवश्यकता होती है? तो याद रखिए क्लोरोफिल की होती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 20 क्या दिया है? जिस मुद्रा में त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? तो जिस मुद्रा में त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है तो साथी याद रखिए चलायमान मुद्रा होती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है।
चलिए साथी नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन जीएनपी व्यय का घटक नहीं है साथी? इस पे आप लोग स्टार लगा लेंगे। तो जीएनपी व्यय का एक घटक इनमें से नहीं है जो कि शुद्ध आयत नहीं है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 क्या दिया है? संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा को क्या कहा जाता है? जब साथियों संघनन होता है उसके टाइम में जो ऊष्मा निकलती है उसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है साथी, गुप्त ऊष्मा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। वायसराय के कार्यकाल के दौरान वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 को निरस्त कर दिया गया था। तो साथी जब मतलब कि आपका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 वाले निरस्त कर दिया गया था तो उसमें वायसराय कौन था, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो आप सभी को मालूम होगा लॉर्ड रिपन के समय साथियों क्या हुआ था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 निरस्त कर दिया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में किस विटामिन को फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है? तो साथ ही किस विटामिन को फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है? बिल्कुल सर जी, ये तो आपने काफ़ी जी सॉल्व पूछा। विटामिन K1 आपका फाइलोक्विनोन। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है? जनवरी 2024 में अशोक कुमार विश्वास को किस क्षेत्र में पद्मश्री मिला? तो साथी अब आपको हम बता दें कि आपको करंट अफेयर जो भी पढ़ना है पिछले साथियों 10 से 11 महीनों का सवाल आप पढ़ लीजिए, 2024 का पढ़ के जाइए तो पूरा आपको साथियों सवाल बनेंगे। ट्रेंडिंग का जो सवाल वही अब आ रहे हैं पेपर में। तो याद रखिए जो 2024 में साथियों जनवरी के महीने अशोक कुमार विश्वास को पद्मश्री से नवाजा गया था, उन्हें कला के क्षेत्र में मिला था। तो 25 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसके तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो भारत के संविधान का आर्टिकल 360 के तहत क्या हो सकता है? वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। कौन साथियों आप बता सकते हैं कि देश में हमारे वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? केवल पावर उसी के पास होता है, कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 27। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को प्राथमिक तौर पर ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि ये किसको रख कर रखती है? बताइए साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड को प्राथमिक तौर पर ग्रीन हाउस बोला जाता है। लेकिन साथियों ये याद रखिएगा सबसे बड़ी इसमें खूबी रहती है, ये ऊष्मा क्या करती है? गर्मी को रोक कर रखती है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। महासागर में जल की गहराई को मापने के लिए एक किसका उपयोग किया जाता है? तो साथ ही महासागर में जल की गहराई को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सर जी फेदोमीटर का। ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 2016 के रियो ओलंपिक में भारत जिम्नास्ट दीपा कर्मकार ने किस रूप में जाने वाला सबसे खतरनाक वर्ल्ड का प्रयोग किया? तो साथ ही 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था 2016 में, तो साथ ही भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्मकार ने किस रूप में जाना जाने वाला सबसे खतरनाक वर्ल्ड का प्रयास किया था? मतलब प्रयास कर दिया था। तो साथ ही प्रोडोनुओ का प्रयास कर लिया था, याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 30। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। देखिए ये सबसे पहले याद रखिएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आपका 2013 में हुआ था, जो कि साथियों कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या के कितने प्रतिशत तक रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है? तो साथ ही याद रखिएगा आप लोग केवल 75% देता है। ये आप अच्छे से मनोमस्तिष्क बैठा लीजिए। डी ऑप्शन 75% आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अभिनव बिंद्रा को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मानित किया गया था? तो साथ ही अभिनव बिंद्रा जो कि खेल से संबंध रखते हैं, जो पिस्टल शूट होता है ना, उसमें उनको किस वर्ष में पद्म भूषण सम्मानित किया गया था? तो साथ ही 2009 में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 32 क्या दिया है? द एम्परर्स न्यू क्लॉथ ये किसके द्वारा लिखित बच्चों की कहानी है? तो द एम्परर न्यू क्लॉथ्स याद रखेंगे सभी साथी, ये हैंस क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा लिखा गया है, बच्चों की कहानी है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारत में दूसरी बार एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो सर जी भारत में जो दूसरी बार एशियाई खेल आयोजित किया गया था ये वर्ष 1982 में किया गया था। ऑप्शन सी
करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों हम लोग 33 क्वेश्चन पहुंच चुके होंगे और भाई 33 में से आपको 33 याद हो गए होंगे, क्योंकि बिल्कुल आराम आराम से हर एक क्वेश्चन को देखते हुए हम आपको समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साथी देखिए 34, मनिका बात्रा निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? मनिका बात्रा तो दोस्त ये टेबल टेनिस खेल से संबंध रखती हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 35। महामस्तकाभिषेक एक जैन त्यौहार है जो कि प्रत्येक वर्षों में एक बार मनाया जाता है। तो साथी बताइए, महामस्तकाभिषेक एक जैन त्यौहार है, ये कितने वर्षों में साथियों एक बार मनाया जाता है? तो भाई याद रखिए 12 वर्षों में केवल एक बार मनाया जाता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। आईओसी के अंतर्गत पहला आधुनिक ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ था? तो आईओसी के अंतर्गत जो पहला आधुनिक ओलंपिक आयोजन हुआ था साथियों, ये आपका या तो एथेंस में हुआ या तो डेक्का में। बिल्कुल सही, एथेंस में हुआ था। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया है? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो सर जी दादा भाई नौरोजी थे जो कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम दादा भाई नौरोजी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 क्या दिया है? जस्टिस फातिमा बेबी का निधन किस भारतीय राज्य में हुआ? तो सर अब राज्य से भी सवाल, कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व है ना, उनका राज्य से सवाल पूछ रहा है। जैसे कि यहाँ पे जस्टिस फातिमा बेबी का निधन जो हुआ था वो किस भारतीय राज्य में हुआ था? तो साथी याद रखिए ये केरल राज्य में हुआ था। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? तो जो छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्ष्य था आर्थिक विकास दर का, वो मेरे भाई 5.2 थी। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। मोनलाम चेनमो त्यौहार खबरों में रहा, निम्नलिखित में कहाँ मनाया जाता है? तो साथी मोनलाम चेनमो यह त्यौहार क्या था? खबरों में रहा था, जो कि ये आपका लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो साथी कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में क्या किया था? स्टार्ट किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। लोक नृत्य होजागिरी की उत्पत्ति हुई और यह भारत के किस हिस्से से जुड़ा है? तो साथी जो लोक नृत्य होजागिरी, इसकी उत्पत्ति तो भारत में हुई थी, लेकिन भारत के किस हिस्से से जुड़ा हुआ है? तो साथी उत्तर पूर्व से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा बी ऑप्शन है आज का हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। किस शासक द्वारा अष्टप्रधान औपचारिक रूप से मंत्री स्तरीय प्रतिमंडल की प्रणाली थी? तो साथी यदि अष्टप्रधान आपको दिख गया सवाल में, तो यदि आपको नहीं आ रहा तो डायरेक्ट आप लोग छत्रपति शिवाजी महाराज पे जाइएगा, आपका सही जवाब होएगा। 99% इस सवाल का राइट ऑप्शन अष्टप्रधान से रिलेटेड है सवाल। तो ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? तो साथी बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने स्टार्ट की थी? यदि ये इस तरह का सवाल आ गया तो आप लोग तुरंत आंख मूंद कर बाबा साहेब पर जाइएगा, बाबा साहेब अंबेडकर। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित कलाकारों में से किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता है? तो साथी ये आंख मूंद कर अपने पेपर के लिए रट जाइए, किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता है? तो सर जी आज तो ये हमारे शिफ्ट में पेपर आया था, बिल्कुल केलुचरण महापात्र। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 क्या दिया है? भारत के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में आपको पोर्टजोल मृदा मिलने की सबसे अधिक संभावना है? तो साथ ही किस क्षेत्र में आपको पोर्टजोल मृदा मिलने की सबसे क्या है अधिक संभावना है? तो सर जी ये केवल जम्मू और कश्मीर में ही मिलने की संभावना है अधिक से अधिक। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या कुल साक्षरता दर क्या है? तो साथ ही ये सवाल हम आप सभी को होमवर्क में देना चाहेंगे और 50-50% करके देना चाहेंगे। चलिए या तो साथ ही ऑप्शन बी को हटा दीजिए, ऑप्शन डी को, या तो ऑप्शन साथी ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा। 50-50 करके राइट ऑप्शन बताना आपको। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। भूटिया नृत्य एक पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में किया जाता है? भूटिया नृत्य की बात करें तो साथी ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। डी ऑप्शन
आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। अलबेला रानी टोप्पो निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो साथी अलबेला रानी टोप्पो किस खेल से संबंधित रखती है? तो याद रखिए हॉकी से संबंधित रखती है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 50। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? इसमें साथी कम से कम 10 लाख का क्या दे सकता है? मुद्रा योजना में प्रधानमंत्री भाई एक ऋण योजना है। याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए साथी अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। आईसीजी का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री किसके द्वारा किया गया था? आईसीजी का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा की गई थी साथी। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। ज्योति प्रसाद अग्रवाल ये किस राज्य की रूप कौर नाम से लोकप्रिय संगीतकार थे? जो साथी ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी थे ना, ये असम राज्य के रूप कौर नाम से लोकप्रिय संगीतकार थे। तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। रानी कर्णनायक जिन्हें 2014 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था, एक वो कौन सी नर्तकी थी? तो रानी कर्णनायक जिन्हें 2014 में क्या हुआ था? पद्मश्री सम्मानित किया गया था, वह साथियों कथक की एक नर्तकी थी। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। सुंदरम बालचंद्रन निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे? तो साथी सुंदरम बालचंद्रन ये किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे? तो साथी याद रखिए बीड़ा के थे ये। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 55। शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को और क्या कहा जाता है? बताइए आप लोग। तो सर जी शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को अभिनंदन सरोजा पुरस्कार भी कहा जाता है दोस्त। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर, तो साथ ही इस तरह से आपका टोटल 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बताना है कि 55 यानी आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो साथ ही यानी आपका 165 नंबर। तो 165 नंबर में से आपका कितना स्कोर बना ये आप लोग जरूर बताइए, क्योंकि एमटीएस आपका 2 पैटर्न लेगा, जीके आपका लेगा और इंग्लिश एक पैटर्न में रहेगा, एक सेशन में रहेगा। और आपका जो मैथ रीजनिंग वो केवल आपको क्वालिफाइंग करना है, वो आपका मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं जुड़ता है। यदि आप उसे पास करेंगे तभी आपका जो मेन मेरिट लिस्ट बन के आएगा जीके इंग्लिश, तभी आपका चेक होता है। यदि आपका इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर लग रहा है तो आप पूरा प्रीवियस ईयर पेपर को हल कर लीजिए, आपका सब कुछ तैयार होगा, क्योंकि सारा सवाल अब इंग्लिश का जो भी आ रहा है वो प्रीवियस ईयर के सवाल डाल रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये सेशन आपको काफ़ी बेहतरीन लगा होगा। जिसने भी एग्जाम दिया वो जरूर अपना एनालिसिस करके बताएं क्या सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं, कुछ अलग सवाल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जिस तरह से हम लोग को डेली क्लास शेड्यूल रहती है वो अब डेली क्लास सवाल वो तो डेली शेड्यूल मिले, लेकिन इस समय जो दोपहर के 12:30 बजे क्लास चली वो नहीं चल पा रही। कुछ साथी बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए सॉरी मेरे भाई लोग, लेकिन क्लास जल्द ही आपके लिए प्रोवाइड होने वाली है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट की अपनी तैयारी न साथियों बिल्कुल बनाए रखिएगा, रिविजन करते रहे, अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी करने का भरोसा रखिए और अधिक से अधिक क्वेश्चन हल करने का प्रयास कीजिए। साथियों जो हम क्लास देते हैं बिल्कुल ये हल करने के बाद तुरंत आप लोग खुद से पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि पूरा शिफ्टों का निचोड़ ही करने के बाद हम आपको पेपर प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि हम आपके साथ टाइम वेस्ट करने आते हैं, बिल्कुल नहीं मेरे भाई, केवल हमें इस बार सिलेक्शन वाली बात करनी है। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग। जब भी एग्जाम है आने वाला, तो जिनका भी एग्जाम साथ हो 4 दिन पहले बाद एग्जाम है वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड शुरू करना हो चुका तो डाउनलोड कर सकते हैं एकदम अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एडमिट कार्ड फोटो आपका साथ हो, एक ID प्रूफ ले लीजिए, एग्जाम देने चले जाइएगा अच्छे से। ओके दोस्त, सो चलिए मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक नए मॉडल पेपर के साथ। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि।